ठीक है सर। ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ी सी कराऊंगा। तो सर्कुलर परमुटेशन में जो सिंपल फंडा ये है कि अगर मैं n पर्सन्स को लीनियरली अरेंज करता हूँ तो मैं n फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकता हूँ, जबकि n पर्सन्स को जब हम सर्कुलरली अरेंज करते हैं तो हम n-1 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करते हैं। और एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप ऐसे समझ लो कि अगर मुझे n पर्सन्स को सर्कुलरली बैठाना है तो मैं करूंगा क्या, पहले किसी एक पर्सन को मैं बैठा दूंगा। तो किसी भी एक पर्सन को आप बैठा सकते हो, उस पर्सन को भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में आप डिस्कशन कर सकते हो। बट अगर आप क्वेश्चन आसानी से करना चाहते हो तो सिर्फ एक फंडा दिमाग में रखो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप बैठा दो। मैंने मान लिया P1 को मैंने बैठा दिया। P1 को यहाँ बैठाने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर n-1 पर्सन बैठाने हैं, उस n-1 पर्सन के लिए मेरे पास n-1 प्लेसेस है। और अब एक तरीके से ये स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट पॉइंट हो गया है, और ये एंड पॉइंट हो गया है। सर्कुलर में वैसे स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता है, मगर जैसे आप एक पर्सन बैठाते हो तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये सिंपल आपका जो है सिचुएशन वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है कि जैसे आपको n-1 पर्सन को लीनियरली अरेंज करना है, और n-1 पर्सन को अगर लीनियरली अरेंज करना हो तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सिंपली n-1 का फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो n पर्सन को सर्कुलरली हम n-1 फैक्टोरियल बेस से बैठा सकते हैं। लेकिन जब इसमें n-1 फैक्टोरियल बेस से बैठाते हैं तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट काउंट होते हैं। इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स यहाँ पर डिस्टिंक्ट होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं फ्लावर्स इन अ गार्लैंड या फिर बीड्स इन अ नेकलेस, तो इन दो सिचुएशन में फ्लावर्स इन अ गार्लैंड या फिर बीड्स इन अ नेकलेस, इन दोनों सिचुएशन में आपका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये दोनों अरेंजमेंट सेम काउंट होते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ वेज आ जाता है n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। ये आपके नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं। और वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम नेकलेस को भी और गार्लैंड को भी हम 180 डिग्री से फ्लिप कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ आपके बीट्स इन अ नेकलेस और एन डिस्टिंक्ट बीट्स इन अ नेकलेस या फिर एन डिस्टिंक्ट फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, तो नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और है, जैसे आपको सपोज करिए अगर मैं पूछूं A, A, B, C, इन चार लोगों को जिसमें दो एलाई को दो डिस्टिंक्ट हैं, तो हम लीनियरली अरेंज करते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बेस से। लेकिन यही A, A, B, C को हमें अरेंज करना है सर्कुलरली, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बेस से। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है बात, लेकिन आप निकालोगे तो तीन तरीके ही आएंगे। तो तीन तरीके कैसे आएंगे? जब दोनों एक साथ हो, एक बार बी और सी के बीच में हो, और उस बी और सी में भी एक बार ए सी के लेफ्ट में हो, एक बार सी बी ए के लेफ्ट में हो। तो इसके तीन केसेस ही आएंगे। और ये तीन केसेस कैसे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर ए कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ए कर लिया, तो ये बी आ गया, ये सी आ गया। एक तरीका ये हो जाएगा। एक हो जाएगा जब आप इसी को एंटी क्लॉकवाइज कर दो, बी को इधर ले आओ, सी को इधर ले आओ, और ये अपोजिट है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हो जाएगा जब आप सिंपली दोनों ए को एक साथ लो और बी और सी को, ये तीसरा तरीका आएगा। बस यही तीन तरीके आएंगे, और आप ध्यान से देखोगे तो इसके अलावा और भी कोई तरीका नहीं आएगा। इसके तीन सिंपल वेज आएंगे। ये हो गया आपका सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज
3 persons can be selected. In how many ways 3 persons can be selected out of n persons? First part, sitting linearly. Second part, sitting circularly. Such that no two persons are conjugated. No two persons are conjugated. In how many ways 3 persons can be selected out of n persons sitting linearly or sitting circularly such that no two persons are conjugated? इसमें कोई बताना चाहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर एक मिनट। देखो भाई फर्स्ट पार्ट जरा मैं कर देता हूँ पहले लीनियरली वाला। लीनियरली वाले की तो बहुत मेथड है, लेकिन सर्कुलरली वाले में बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। लीनियरली वाले में अगर हम जाएं तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट पार्ट अगर करना है कि अगर n पर्सन्स लीनियरली बैठे हुए हैं तो उस केस में तो आपका सर n-2c3 बिल्कुल सही है, n-2c3। किसने बताया ये आंसर? अंकुश। सर सॉल्व करा है अभी। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन बता दूं वो लोग एक बार हैंड रेज कर देंगे। अदिति, राघव और कोई? ठीक है, इसके कई सारे मेथड है जब लीनियरली बैठे हैं। तो मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 में मान लेते हैं n पर्सन अगर लीनियरली बैठे हैं तो मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं P2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, P4 को ले लेता हूँ और P7 को ले लेता हूँ। अगर मैं इन 3 पर्सन को दिमाग में सोचूं तो ये तीनों पर्सन कॉन्जुगेटिव नहीं है और n में से यही 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं मुझे। तो मैंने मान लिया कि अगर मैं इन 3 को सिलेक्ट करता हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन 3 को सिलेक्ट कर लिया तो अगर मैं देखूँ तो जो पहला पर्सन है उसके लेफ्ट साइड में एक पर्सन है, इन दोनों के बीच में भी एक पर्सन है, P4 और P7 के बीच में 2 पर्सन है और रिमेनिंग पर्सन यहाँ पर है। तो मैंने मान लेता हूँ इन जनरल सिचुएशन में मान लेते हैं यहाँ पर x1 पर्सन है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है और यहाँ पर x4 है। अब ये तो एक पर्टिकुलर केस था, लेकिन जनरल डिस्कशन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर ऐसे ही करा है एकदम। वेरी गुड। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू हो जाएगा n-3, क्योंकि n पर्सन के अलावा बाकी n पर्सन में से ये 3 पर्सन जो सिलेक्टेड है मैंने हटा दिए।
और यहाँ पे x1 के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो सकता है कि जो मैं पहला पर्सन लूँ, जो पहला पर्सन है वो P2 की जगह अगर मैं P1 ले लेता तो P1 के लेफ्ट में तो एक भी पर्सन नहीं आता, तो इसलिए x1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ x2 की, तो x2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो P2 और P4 के बीच में है ये। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो x2 की वैल्यू 1 है, लेकिन ये 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 तो आएगी जैसा मेरा क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो x2 की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सिमिलरली x3 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आपका जो x4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम एक्सप्लेनेशन से हम सारी बातें समझ सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊँ तो मैंने क्या किया, x2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया, यहाँ से x3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया, और x2 माइनस 1 को मैंने x2 डैश ले लिया, और x3 माइनस 1 को मैंने x3 डैश ले लिया, और मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश प्लस x4 इक्वल टू x2 डैश का मतलब मैंने यहाँ पर x2 माइनस 1 लिखा होगा, तो यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए मैं यहाँ माइनस 1 अगर कर दूँ और यहाँ पे मैं माइनस 1 कर दूँ, ऑब्वियसली -5। तो ये आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 5। और मुझे इन सारों में अगर हम देखें तो सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 x4 x2 डैश x3 डैश सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मुझे इस इक्वेशन को जो निकालने हैं वो क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जिसके आएंगे वो आ जाएंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा n माइनस 2c3। दिस इज द आंसर। दिस इज मेथड 1। अगर मेथड 1 सबको समझ में आ गया तो एक बार यस से लिख दो, तो मैं मेथड 2 पे जाऊंगा इसको। ठीक है, तो मैं मेथड 2 पे मूव कर रहा हूँ। जब मैं मेथड 2 पे जाऊंगा तो मेथड 2 में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास, राघव पूछा है सर फॉर्मूला कैसे आया n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 वाला। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, बट राघव थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जल्दी बता देता हूँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn xr इज इक्वल टू n। तो मैं इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n, जहाँ पर x1 x2 so on xr ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट है टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू n, इसका जो मतलब होता है पीएनसी में ये होता है इन हाउ मेनी वेज। इस बात का जो टोटल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले हैं, इसको हम पीएनसी में जो समझते हैं वो होता है, ये इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects, very very important, n identical objects among r persons such that any person can receive any number of objects. Any person can receive any number of objects.
ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट होती हैं, चाहे आप x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू n के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालो, या आप नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग r पर्सन्स सच दैट एनी पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें इक्वल है। एक्चुअली में यही कहते हैं कि मान लेते हैं पर्सन 1 को x1 ऑब्जेक्ट मिल गए, पर्सन 2 को x2 मिल गए, सो ऑन पर्सन r को xr ऑब्जेक्ट मिल गए, तो टोटल n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो x1 प्लस x2 प्लस xr इक्वल टू n आ जाएगा। और अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे एक तरीके से n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, मेरी जो सिचुएशन है उसमें मुझे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लेते हैं ए मेरे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसको मुझे r डिस्टिंक्ट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हालांकि पर्सन्स के लिए डिस्टिंक्ट वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बोल दिया। तो r पर्सन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये सिचुएशन है आपकी। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि मैं r जो पर्सन्स है उसको आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस देम by r minus 1 आइडेंटिकल रॉड्स, ये आ जाएगा ए, और r पर्सन्स की जगह आप ले लो r minus 1 आइडेंटिकल रॉड्स, दिस इज r minus 1 आइडेंटिकल रॉड्स, और ये आपके a पर्सन्स हो गए, सॉरी n पर्सन्स हो गए, सॉरी n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए। आप जब इनको आपस में अरेंज करना शुरू करोगे तो इनके जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आते हैं वही इसके इक्विवेलेंट आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और r माइनस वन आइडेंटिकल रॉड्स को अगर मैं अरेंज करूं तो उनका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होगा n प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर आप लिख सकते हो n प्लस आर माइनस वन सी। ये होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ ऐसा होता क्यों है। जैसे मान लो मेरे पास तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और मुझे टू पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो टू पर्सन को मैं एक रॉड ले लूंगा। तो आप ध्यान देखो, तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और एक रॉड अगर जैसे मैं रखता हूँ, जैसे मैंने रॉड यहाँ रखा तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 0,3, मतलब एक पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट मिले, 3 ऑब्जेक्ट मिले। अगर आप रॉड को यहाँ पर देते उसका मतलब है एक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिला और एक को दो ऑब्जेक्ट मिले। अगर आप यहाँ पर रॉड को अगले प्लेस पे रखते हो तो इसका मतलब है कि एक को दो मिल गया और एक को एक मिल गया। और चौथा केस आएगा जब आप लिखोगे तीनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और सबसे राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पे आपने रॉड को रख दिया, उस केस में एक को तीन और एक को जीरो। आप ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, मुझे तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। सर ये रॉड वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आया, मतलब कैसे एक को एक मिल गया बाकियों को दो। रॉड को अगर बीच में रखोगे तो ये रॉड दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही ना पर्सन को, और इस एक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिल गया और एक को दो ऑब्जेक्ट मिल गए। जब रॉड को यहाँ रखोगे तो एक को दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है और एक को एक मिल रहा है। जब रॉड को आप यहाँ रख रहे हो तो एक को तीन मिल रहा है, दूसरे को जीरो मिल रहा है। ओके सर। अब ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 के अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालें तो यही आएंगे 0 3 3 0 1 2 और 2 1, ये चार सोल्यूशन आएंगे। और अगर आप इसका फॉर्मूला लगाते हो n प्लस आर माइनस वन, यहाँ पर n 3 है r 2 है, और फॉर्मूले से आ जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 4c1 दैट इज 4, और यही चार सोल्यूशन आ रहे हैं। देखो फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये चीज आपको ऐसे होती है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है r पर्सन में, और किसी भी पर्सन को कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, तो वो सिचुएशन इक्विवेलेंट हो जाती है जब आपका n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और r माइनस वन आइडेंटिकल रॉड्स को जब आप अरेंज करते हो, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। तो ये मैंने मेथड वन डिस्कस कर दिया, n माइनस टू सी थ्री आ जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से यस से लिख दो।
ताकि मैं मेथड 2 पे मूव कर सकूं। ठीक है, मैं मेथड 2 पे मूव कर रहा हूँ। जब मेथड 2 पे जाएंगे तो मेथड 2 जो आपका है, तो मेरे पास n पर्सन है, उसमें से 3% मुझे सिलेक्ट करना है। n पर्सन में से मुझे 3% सिलेक्ट करने हैं, और इसमें सिलेक्ट करने की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मैं इस n में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, NC3। जब मैं n में से कोई भी 3 सिलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर किस तरह के केसेस आ जाएंगे? पहला केस आ जाएगा नो कॉन्जिक्यूटिव, इसमें कोई भी पर्सन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। और इसमें ऐसा भी केस आ जाएगा जब 2 पर्सन कॉन्जिक्यूटिव होंगे, 2 पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव। और इसके अंदर एक ऐसा भी केस आएगा जब 3 पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव। इस मेथड को भी करने के दो तरीके हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे भी कर सकते हैं और उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से बता रहा हूँ। तो अगर आपको नो कॉन्जिक्यूटिव को आंसर निकालना है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है आपके, नो टू कॉन्जिक्यूटिव या नो कॉन्जिक्यूटिव का आंसर अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? पहले आप NC3 में से, इस NC3 में से ये केस और ये केस माइनस करोगे। तो नो टू कॉन्जिक्यूटिव का आंसर निकालना है, नंबर ऑफ वेज when no two consecutive, no two persons are consecutive। उसके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जब NC3 में से पहले कौन सा केस माइनस करेंगे? when two persons are consecutive। जरा टू पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टू पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव को अगर हम देखें तो मान लेते हैं P1, P2, P3, P4 से लेकर के Pn। अगर मैं यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन पिक करूँ तो उसके लिए मेरे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी? तो मैं ध्यान से देखूँ, पहली चॉइस है कि मैं या तो P1, P2 को सिलेक्ट कर लूँ कॉन्जिक्यूटिव में, दो कॉन्जिक्यूटिव चाहिए और तीसरा पर्सन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसे मुझे सिलेक्ट करने हैं। ये मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ। तो अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने हैं तो या तो मैं P1, P2 को सिलेक्ट करूंगा, या मैं P2, P3 को सिलेक्ट करूंगा, या मैं P3, P4 को सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली जो है मैं Pn-1 और Pn को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पेयर को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल पेयर्स आ रहे हैं जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव है, वो टोटल n-1 पेयर्स आ रहे हैं। P1, P2, P2, P3, P3, P4 सो ऑन, Pn-1 Pn। ये आपके पेयर्स आ रहे हैं जो जिसमें दो पर्सन आपके कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मैं इसमें से इस पेयर का एग्जांपल लेता हूँ, सबसे कॉर्नर वाले पेयर का एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मुझे तीसरा पर्सन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास जो चॉइस होगी वो शायद इतने में से सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, जो कि n-3 पर्सन है। P3 सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं, तो n-3 में से मुझे कोई भी एक पर्सन और सेलेक्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं बीच का कोई पेयर लेता हूँ, P3, P4 लेता हूँ, या फिर मैं P2, P3 पेयर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो तीसरा पर्सन मुझे सेलेक्ट करना है, तो ना तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो बचे हुए जो मेरे पर्सन है P5 से लेके Pn, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखा जाए ध्यान से तो कॉर्नर पेयर के लिए अलग सिचुएशन है और मिडिल पेयर्स के लिए अलग सिचुएशन है। जब मैं कॉर्नर पेयर सेलेक्ट करता हूँ तो तीसरे पर्सन के लिए मेरे पास n-3 चॉइसेस है, लेकिन मैं मिडिल पेयर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास तीसरे पर्सन के लिए n-4 चॉइसेस है। इस क्वेश्चन को अगर आप विदाउट इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते हैं तो आपको ये कॉर्नर केसेस का अलग बनाना पड़ेगा और मिडिल केसेस अलग बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करते हैं तो आपको ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। उस समय आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये बोलो कि अभी मेरे पास टोटल इस तरीके के n-1 पेयर्स है, इस n-1 पेयर में से कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं इस केस का आंसर लिख रहा हूँ, n-1 पर्सन में से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ध्यान से देखा जाए तो n-1 में से अगर मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे जब अगला पर्सन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास n-4 चॉइसेस है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाकी बचे हुए n-3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया n-3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या? अब इसमें होगा ये कि आप ध्यान से देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि आप n-1 में से कोई भी एक पेयर ले लो, मैंने यहाँ n-1 में से कोई एक पेयर ले लिया और बाकी बच्चे n-3 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बाकी बच्चे n-3 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने P4 सेलेक्ट कर लिया, तो देखा जाए तो इसके अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो P2, P3, P4 मेरा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और मजेदार बात है, ये एक बार इंक्लूडेड नहीं है, ये 2 बार इंक्लूडेड हो गया है। P2, P3, P4 जो 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला है, ये इसके अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव वाले में एक बार नहीं 2 बार इंक्लूडेड है। कैसे? एक बार अगर मैं P2, P3 पेयर को लूँ और तीसरा पर्सन P4 ले लूँ, तब भी P2, P3, P4 इंक्लूड हो जाएंगे जो कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव है। या फिर मैं P3, P4 पेयर को सिलेक्ट करूँ और तीसरा पर्सन मेरा P2 सेलेक्ट हो जाए, तो उस केस में भी P2, P3, P4 मेरा आ जाएगा। इसका मतलब मेरे इस केस में 3 कॉन्जिक्यूटिव 2 बार इंक्लूड हो गया है। अगर 2 बार इंक्लूड हो गया है तो माइनस की वजह से 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे अब फाइनली जो 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला आंसर है वो मुझे अब ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो पहले वो शुरुआत वाले में इंक्लूड था, दूसरे वाले में 2 बार एक्सक्लूड हो गया, तो फाइनली अब आखिरी बार फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब हम इंक्लूड करेंगे तो 3 पर्सन को अगर मुझे लेना है एक साथ, तो उसके अगर मैं केसेस की बात करूँ कितने तरीके से हम 3 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन को ले सकते हैं। तो पहला केस है P1, P2, P3, दूसरा है P2, P3, P4 और आखिर में आएगा Pn-2, Pn-1, Pn। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन के लिए सेलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल आएंगी n-2 चॉइसेस। तो आप इन n-2 चॉइसेस में से कोई भी एक चॉइस सेलेक्ट कर लो तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n-2c1 और अगर हम इसको ठीक से सॉल्व करें तो ये आ जाता है n-2c3। ये इसका मेथड 2 है। मैंने इसलिए ये मेथड बताया क्योंकि अनमोल ने लिखा था सब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सर मेथड एक डाउट है सर, ये n-1 वाला स्टेप दोबारा बता दो। जो nc3 में से n-1 का प्रोडक्ट n-3c1 से करा है, वो वाला स्टेप एक बार दोबारा बता दो। ठीक है। मैंने क्या किया कि नो 2 पर्सन सॉरी 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन वाला केस मुझे माइनस करना था। तो मैंने यहाँ पर या तो मैं P1, P2 पेयर लूंगा या P2, P3 लूंगा या Pn-1, Pn लूंगा। तो मेरे पास n-1 चॉइसेस है 2 कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने के लिए। यस सर। ये n-1 C1 का मतलब मैंने कोई एक पेयर सेलेक्ट किया है, मान लो P2, P3 किया है। ओके अब मेरे पास कितने पर्सन बचे? सर n-3 n-2 बचे, सॉरी मैंने भी गलती करी है, n-2 पर्सन बचे। n-2 पर्सन बचे और इन n-2 में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, बचे n-2, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस केस में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंक्लूड हो गया ना। और अगर मैं ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव और तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये भी केस भी आ गया। तो इसके अंदर दोनों केसेस है। 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला भी केस है, मान लो P2, P3 के बाद P4 सेलेक्ट हो गया। ये बात आ रही है? यस सर। यहाँ उसके बाद फिर n-2c1 ऐड करा क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे केस उसमें। क्योंकि ये 2 बार हो रहा है। एक बार आप P2, P3 कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हो पर्सन और P4 ले रहे हो थर्ड पर्सन, और एक बार आप P3, P4 ले रहे हो पेयर और P2 ले रहे हो थर्ड पर्सन। तो P2, P3, P4 जो 3 कॉन्जिक्यूटिव है पर्सन, ये एक बार नहीं 2 बार इंक्लूड हो गए इसके अंदर। तो 2 बार इंक्लूड हो गए तो 2 बार माइनस हो गए, तो एक बार प्लस करना पड़ा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है सर, ठीक तो है। तुम्हारी स्टोरी भी थोड़ी हद तक मैंने बता दी है। जो तुम यस सर। मैं एक्सप्लेन करूँ उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वीडियो देख लेगा तुम पूरा। ओके सर, अब मैं आ थैंक जाता यू। हूँ मेथड 3 पे। अगर मेथड 2 सबको समझ में आ गया तो जल्दी से यस सर लिख दो एक बार सारे में।
ठीक है, मेथड 3 आ रहा हूँ। मेथड 3 कर रहा हूँ मैं विदाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो मेथड 3 में आप जाओगे तो आप लिखोगे पहले n में से कोई 3% सेलेक्ट कर लिया, इसमें से मैं माइनस करूंगा 2 कॉन्जिक्यूटिव और फिर मैं माइनस करूंगा 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला। ये विदाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कर रहा हूँ मैं। ये है नंबर ऑफ वेज। यहाँ से लिखा मैंने NC3 माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव में मैंने पहले ही कहा था आपको ये वाला पेयर अलग डील करना पड़ेगा, कॉर्नर पेयर्स, ये पेयर और ये पेयर आपको अलग डील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप P1 P2 पेयर ले रहे हैं तो तीसरे पर्सन के लिए आपके पास P1 P2 पेयर ले रहे हैं तो तीसरे पर्सन के लिए आपके पास n-3 चॉइसेस है। ऐसे अगर आप Pn-1 Pn पेयर ले रहे हो तो भी तीसरे पर्सन के लिए आपके पास n-3 चॉइसेस होंगी। तो कॉर्नर पेयर के लिए n-3 चॉइसेस हैं जब हम आखिरी पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं, और मिडिल वाले पेयर में अगर हम जाते हैं तो हमें ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे, तो n-3 चॉइसेस आ रही है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो दो केस बनाएंगे। पहला केस है दो कॉर्नर पेयर है, दो में से कोई एक कॉर्नर पेयर सेलेक्ट कर लिया। कॉर्नर पेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दो कॉर्नर पेयर में से कोई एक कॉर्नर पेयर सेलेक्ट कर लिया और बाकी बचे n-3% में से कोई एक पर्सन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब मिडिल पेयर की बात करेंगे तो टोटल n-1 पेयर्स हैं। देखो ध्यान से n-1 पेयर्स हैं, इसमें से दो कॉर्नर पेयर हटा दोगे तो n-3 पेयर्स बचेंगे मिडिल पेयर। ये n-3 मिडिल पेयर्स हैं, उसमें से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, ये मिडिल पेयर से। और जब आप मिडिल पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करोगे कॉन्जिक्यूटिव वाला, तो आपको बाकी जो थर्ड पर्सन चूज करना है वो n-4 में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ दो केस बनाने पड़ेंगे आपको। इस 2 कॉन्जिक्यूटिव को मैंने ऐसे डील किया है कि इसके अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंक्लूडेड नहीं है, और फाइनली मेरा माइनस हो जाएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला। वो तो मुझे पता ही है, उसकी n-2 ट्रिपलेट ऐसे हैं जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव होंगे और उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया मैंने। ये मेथड 3 हो गया। अगर मेथड 3 क्लियर है तो प्लीज एक बार यस सर लिख दो आप लोग। और अगर नहीं क्लियर है तो हैंड रेज करो या म्यूट करके पूछ लो। काफी कम लोगों का यस सर आया है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं क्या, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो? समझ में आ गया है तो अब आ जाते हैं, ये मेथड 3 हो गया। अब सबसे लास्ट मेथड पे आ रहा हूँ, मेथड 4, जिसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, मगर ये समझ नहीं सर आता। और कितने मेथड है? ये आखिरी मेथड है, ये इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि सोच खुले बच्चों को, क्योंकि बुक में तुम्हें इतने मेथड नहीं मिलेंगे, कोई एक मिल जाएगा। ये n% है, इसमें से आपको 3% सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से कि नो टू कॉन्जिक्यूटिव। अपने दिमाग में ना हम 3% सोच लेते हैं। जैसे मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं कौन कौन से 3% लूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया मैं P2 को ले लूंगा, P4 को ले लूंगा, Pn-2 को ले लूंगा। ये 3% मैंने दिमाग में सोच लिया, और इनको जो है आप दिमाग में सोच लो और इनको हटा दें। तो आप ध्यान से देखो, अगर इनको हटा दें हम तो आपको जो टोटल पर्सन दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं अभी यहाँ पर, बताओ भाई। अगर इन 3% को हटा दें तो कितने पर्सन दिख रहे हैं? n-3 दिख रहे हैं। ये 3% मुझे सेलेक्ट करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे P2 ले लिया, P4 ले लिया और Pn-2 ले लिया। अब इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे आप इनको भूलोगे तो आपको टोटल जो पर्सन दिखाई दे रहे होंगे वो n-3 दिख रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये जो मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं ये मैंने गैप सेलेक्ट कर लिए हैं इन पर्सन के। तो आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पे कि आपको अगर 3% सेलेक्ट करने कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो आप जो है पहले दिमाग में रख लो कि मैं P2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, P4 को और Pn-1 को, इन 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं P1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, P3 लिख रहा हूँ, P5 लिख रहा हूँ, P6 लिख रहा हूँ, सो ऑन Pn-2 और Pn।
तो आपको 3% सेलेक्ट करने हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये 3 गैप सेलेक्ट किए गए, एक ये गैप सेलेक्ट किया गया, एक ये गैप सेलेक्ट किया गया और एक ये गैप सेलेक्ट किया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर गैप सेलेक्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो पर्सन हैं इस समय वो मेरे टोटल पर्सन हैं यहाँ पर n-3। और अगर n-3 पर्सन से मैं पूछूं कि इनके बीच में गैप कितना है, तो आप गैप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। कि यहाँ से शुरू करोगे, जल्दी बताओ। अगर पूछो ये गैप कितने हैं n-3 के बीच में, तो ये आ जाएंगे n-4, लेकिन काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी और ये आएंगे टोटल n-2 गैप्स। और इस n-2 गैप में से आप कोई भी 3 गैप सेट करने के नंबर ऑफ वेज होंगे n-2c3, और ये आंसर आ जाएगा। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैप मेथड। ये जनरली समझ में नहीं आता है, तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। तो डायरेक्टली निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। अब आ जाते हैं जरा सर्कुलरली, अगर ये बैठे हैं तो कैसे करेंगे। तो अब सर्कुलर परम्यूटेशन में आ जाते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन में मैं आऊँ तो ये सर 50 है आंसर, 50 है आंसर। 50 n पर्सन थे, 10% के लिए तो 10% नहीं, मुझे नहीं, आंसर याद नहीं है मुझे, लेकिन इसका आंसर सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा। मतलब आपको कौन सा मेथड से कर रहे हैं ये बताओ पहले। इसमें सबसे सही मेथड जो है वो कोई बता सकता है कौन सा है? सर मैंने तो ऐसे करा था, 2% सेलेक्ट करके फिर देख लिया पहले 2% कॉन्जिक्यूटिवली सिलेक्ट करके और फिर 3% का अलग से। मैं आंसर निकाल देता हूँ, फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये n पर्सन है, सर्कुलरली बैठे हैं। इस केस में मैंने पहले n में से कोई 3 सेलेक्ट कर लिया, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 2 कॉन्जिक्यूटिव और फिर -3 कॉन्जिक्यूटिव। जो यहाँ पे मेथड 3 था मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, साफ सुथरा मेथड है। जो n में से कोई 3 सेलेक्ट किए, 2 कॉन्जिक्यूटिव मुझे सेलेक्ट करने हैं। मैंने मान लिया मैंने पहले ये वाला पेयर ले लिया, ये पेयर ले रहा हूँ मैं कॉन्जिक्यूटिव में। अब इस तरह के कितने पेयर होंगे, P1 P2 P2 P3 से लेकर के Pn P1, कितने पेयर होंगे आपके? 10 पेयर्स। n पेयर होंगे। n पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, और अगर मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने P1 P2 को सेलेक्ट किया है, तो बाकी बचे n-2 पर्सन मेरे। और मुझे क्या चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो मुझे ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे। या तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, n-4 n-4 चॉइसेस है, तो n-4 में से कोई एक ले लिया। ये आंसर आ गया 2 कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंक्लूडेड नहीं है। फिर माइनस कर देते हैं सीधे 3 कॉन्जिक्यूटिव। 3 कॉन्जिक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो ट्रिपलेट शुरू होते हैं वो मान लेते हैं यहाँ से शुरू हो रहे हैं, P1 P2 P3 और फिर P2 P3 P4, सो ऑन ये चलता जाएगा और आखिर में आएगा Pn P1 P2। तो मेरे ख्याल से n ट्रिपलेट आएंगे, P1 P2 P3 P2 P3 P4 से सो ऑन Pn P1 P2। तो आप n ट्रिपलेट में से कोई भी एक ट्रिपलेट सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव। उसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है वही आंसर होगा। यहाँ से n/6 कॉमन ले लें अगर, तो ये आ जाएगा n² - 3n + 2 -6n - 24। देखना मेरी कोई मिस्टेक ना हो, -6, ये आ जाएगा n/6 n²। सर वो 6n² - n होगा ना? n तो कॉमन ले लिया ना, अच्छा ठीक ठीक। ये आ जाएगा n² - 9n, और प्लस में आ जाएगा आपका +24 और +2, 26 - 6 दैट इज 20, और ये आ जाएगा n-4 n-5/2। ये आंसर आएगा।
अब 10 के लिए तुम चेक कर लो क्या आंसर बता रहे थे 10 प्लस के लिए, तो 10 हाँ सर 50 है। सर एक बार मैंने एक सोल्यूशन भेजा, एक बार आप देखेंगे, आंसर भेजे। n माइनस वन सी थ्री माइनस n माइनस, तुम आंसर को चेक कर लो, इससे मैच कर रहा है क्या सवाल से? मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो तुम एन सी थ्री में माइनस कर रहे हो ना, n माइनस वन सी थ्री, एक बार निकाल के अपना आंसर चेक कर लो बेटा। अभी यहाँ पे तो मुश्किल है मैं ये सब चेक करता हूँ, तो आंसर चेक कर लो, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये बेसिकली हो गया आपका थोड़ा सा सर्कुलर कॉम्पिटिशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी मैंने इसी में कवर कर लिया थोड़ा सा। और एक अक्षय ने पूछा है डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 6, तो मैं ये दोनों जल्दी से और बता देता हूँ, डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 3 का फंडा होता है कि अगर कोई नंबर है x1 x2 x3, ऐसे कोई, हम ये कहते हैं कोई 3 डिजिट नंबर है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबल बाई 3 का। और डिविजिबल बाई 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि नंबर शुड बी, अगर नंबर x1 x2 x3 है तो उसका आपको हो जाएगा x3 शुड बी इवन इंटीजर एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी डिविजिबल बाई 6, शुड बी डिविजिबल बाई 3, सॉरी। ये दोनों चीजें कंडीशन लगेंगी जब आप डिविजिबल बाई 6 में जाओगे और डिविजिबल बाई 3 में ही आओगे। अक्षय बेटा देखो अगर ये समझ में आ रहा है। सर एक डिविजिबल बाय 6 का क्वेश्चन करा दो कोई। मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो भेजो। डिविजिबल बाई 6 मेरे ख्याल से कराया था मैंने, छोटे से डेटा में तुम भेज सकते हो, जैसे शायद था कि 0 से लेकर के 5 तक की डिजिट है और उससे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, ये क्वेश्चन था शायद, 5 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट जो है वो 0 से लेकर के 6 तक की है, और जो नंबर है नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 और दूसरा नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 6। कौन सा वाला करा दूं? 6 वाला करा देता हूँ, हाँ सर 6 वाला। है ना? तो 6 वाला करा देते हैं, तो उसमें मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 तक के। सर रिपीटिशन अलाउड है? रिपीटिशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड कर देंगे तो काफी केसेस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। तो इसमें पहला केस जो बनेगा वो डिजिट लेनी पड़ेंगे हमको 1 2 3 4 5। अगर मैं सबसे 5 बड़ी डिजिट ले लूँ तो इनका जो सम आता है दैट इज 15। तो इसका अगर हम सम देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 15। ये मल्टीपल ऑफ 3 है 15, और 15 से छोटा जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा वो कितना होगा 12। तो हमारा अगला नंबर जो हमें लेना चाहिए केसेस नंबर का, वो लेना चाहिए 3 की जगह हम 0 डाल दें, तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5, ये दूसरा केस होगा मेरा। अगर इनसे मैं कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो भी डिविजिबल बाई 3 होंगे, क्योंकि इनका सम आ रहा है 12। मेरे ख्याल से और कोई केस बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 केस आएंगे। केस 1 का आंसर तो सिंपली हो जाएगा कि 5 डिजिट नंबर है और वो भी इवन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इनसे अगर मैं बनाऊं और आखिरी प्लेस पे इवन नंबर आएगा, तो इवन प्लेस पे आएगा, और लास्ट प्लेस पे 2 और 4 आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चॉइसेस हो गई। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 यूज कर लिया। अब मेरे पास जो नंबर बचे हैं वो बचे हैं 1 3 4 5, 4 नंबर 4 बॉक्सेस, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल पहले केस का। दूसरे केस का आंसर आ जाएगा जब मेरे पास डिजिट है 0 1 2 4 5। अब क्योंकि इसमें 0 2 4 3 है, तो हमें यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ेंगे। 0 का केस अलग बनाएंगे और 2 4 का केस अलग बनाएंगे। यहाँ 0 कर लिया आखिरी केस को, 2 4 कर लिया, 2 केस बनाने पड़ेंगे।
अगर मैं 0 लास्ट बेस पे करता हूँ तो इस तरीके से फिल होगा, बाकी 4 नंबर 4 फैक्टोरियल बेस पे फिल हो जाएंगे। लेकिन 2 या 4 यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सेकंड वाले केस पे, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हो जाएंगे। सर आंसर 108 है। और मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 4 यूज कर लिया। अभी मेरे पास नंबर जो बचे हैं वो बचा है 0 1 4 0 1 2 5, ये 4 नंबर बचे हैं। अब मैं पहले बॉक्स पे आ जाऊँ क्योंकि पहले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए 3 चॉइसेस होंगी 1 2 5। अब मेरे पास जो है मान लेते हैं यहाँ मैंने 1 यूज कर लिया। अब मेरे पास 3 नंबर है, 3 बॉक्सेस है, 3 फैक्टोरियल बेस से रही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 केस 1 का आंसर, और केस 2 का आंसर आ जाएगा 24 प्लस 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36। सेकेंड केस का आंसर कितना आ जाएगा 60, 60 प्लस 48 98, तो आंसर इज 98। अक्षय बेटा देखो जरा एक बार, अगर समझ में आ गया तो एक बार यस से लिख दो। सर 108 नहीं आ रहा। 108, सर 108 है सर 108 है। 108 इज द राइट आंसर। सर। एक चीज पूछनी है। हाँ कुछ आ गया तुम्हारे में से, 4n प्लस 1 वाला बोल रहे हो? हाँ ठीक है, उसी पे आ रहा हूँ। तो अब एक अंकुश की डिमांड आई कि सर 4n प्लस 1 टाइप के डिवाइसेस बता दो कि कैसे निकालते हैं। तो डिवाइसेस की थ्योरी में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। मतलब 4n+1 या 4n+3, इन दोनों में से कोई भी। हाँ वो 4n प्लस 3 को 4n माइनस 1 कह सकते हैं। हाँ मतलब तो 4n प्लस 1 टाइप के डिवाइजर बताने हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी जो है बाइनोमियल की वो आपको आनी चाहिए। वो है अगर x प्लस 1 की पावर n है तो ये होता है लैम्डा x प्लस 1 फॉर्म का बाइनोमियल से अगर हम खोलते हैं। तो फिर जब हम बात करते हैं x माइनस 2 की पावर n की, तो इसके दो केस बनते हैं अंकुश। एक बनता है लैम्डा x प्लस 1 when n इज इवन इंटीजर, और एक होता है लैम्डा x माइनस 1 when n इज एन ऑड इंटीजर। तो बेसिकली ये दो केस हैं, लैम्डा एक्स प्लस 1 और लैम्डा एक्स माइनस 1, जब आप एन इवन या एन ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी, और ये आती कहाँ से, सिंपली बाइनोमियल एक्सटेंशन से आती है। और आई होप आप लोगों को पता होगी रिमाइंडर निकालने में भी ये थ्योरी यूज होती है। अब मेरा अगर सिंपली क्वेश्चन है, एक नंबर मैंने दे दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 10। मैंने कहा इसके वो सारे डिवाइसेस बता दो जो 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म के हैं, वो डिवाइसेस बता दो जो 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म के हैं। अंकुश यही क्वेश्चन है ना? यस सर। नहीं बाकी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और यही इस डिस्कशन के बाद मैं क्लास ओवर भी कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके डिस्कशन में। और 4 लैम्डा प्लस 1 जैसे मैं समझाऊंगा 4 लैम्डा माइनस 1 अपने आप इसी में डिस्कस हो जाएगा और आप आसानी से कर लेंगे। फिर तो ऑड माइनस ये कर देंगे इन केस। बता दूंगा, बाकी तो और भी तरीके हैं, तुम ठीक कह रहे हो, उससे भी कर सकते। बट वो पहले 4 लैम्डा प्लस 1 कैसे सीख करते हैं वो देख लीजिए। तो 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म के मुझे डिवाइजर चाहिए। तो डिवाइजर मुझे ये तो पता है कि जो डिवाइजर होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग और 7 की पावर समथिंग, इस फॉर्म के होते हैं डिवाइजर्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबके अगर बॉक्सेस में जो एक्सपोनेंट के बॉक्सेस हैं, सब में अगर मैं 0 डाल दूँ तो 1 आ जाएगा, 1 इज द डिवाइजर। अगर 2 के जो एक्सपोनेंट का बॉक्स है उसमें मैं 1 डाल दूँ, बाकी में 0 डाल दूँ तो 2 आ जाएगा, 2 इज ऑल्सो डिवाइजर। बट मुझे जो डिवाइजर चाहिए वो 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का चाहिए। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि 4 लैम्डा प्लस 1 होता है ऑड। अगर 4 लैम्डा प्लस 1 ऑड है तो इसका मतलब मेरा डिवाइजर ऑड होना जरूरी है। और अगर डिवाइजर ऑड होना है तो मुझे 2 का एक्सपोनेंट हर हाल में क्या फिक्स करना पड़ेगा, 0। क्योंकि अगर 2 का एक्सपोनेंट कुछ भी आ गया 0 के अलावा तो वो डिवाइजर इवन हो जाएगा, ऑड नहीं होगा। हमको ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो इसके लिए तो फिक्स हो गया कि भाई एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट को। अब आ जाते हैं 3 की बात। अगर हम इस 3 को ध्यान से देखें तो जो 3 6 ये 4 -1 होता है। अब देखिए 4 -1 लिखा तो मेरा इंटरेस्ट इस बात में आ जाएगा कि भाई इसका एक्सपोनेंट क्या है, इवन है या ऑड है, क्योंकि मुझे पता है 4 -1 की जो एक्सपोनेंट है इवन या ऑड के हिसाब से केसेस बनेंगे, या तो ये 4 लैम्डा -1 फॉर्म का होगा या ये 4 लैम्डा +1 फॉर्म का होगा। 4 लैम्डा -1 फॉर्म का तब होगा जब आप कौन कौन से लेंगे, इसमें ऑड एक्सपोनेंट लेंगे। तो ऑड एक्सपोनेंट अगर हम ध्यान से देखें तो 3 की पावर कितनी है 5, तो 5 में जो 3 के एक्सपोनेंट आ सकते हैं वो आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। इसमें से ऑड एक्सपोनेंट कौन कौन से होंगे, वो हो जाएंगे आपके 1 3 और 5, ये आपके हो गए ऑड एक्सपोनेंट। और जब मैं बात करूँ इवन की तो ये आ जाएंगे 0 2 और 4। तो अगर आप 3 की पावर में ऑड एक्सपोनेंट डालेंगे तो आपका 4 लैम्डा -1 फॉर्म का आएगा जो टर्म आएगा, और अगर आप 0 2 4 डालेंगे तो 4 लैम्डा +1 फॉर्म का आएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है दैट इज 4 + 1, और अगर 5 की एक्सपोनेंट है तो 4 + 1 की एक्सपोनेंट तो चाहे इवन या ऑड हो, ये तो हमेशा 4 लैम्डा +1 फॉर्म का ही होगा। इसका मतलब है 5 में मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, 5 के लिए जितने भी पॉसिबल एक्सपोनेंट आ सकते हैं वो सारे आ सकते हैं। हम ध्यान से देखें तो 5 की पावर कितनी है 7, और क्या क्या एक्सपोनेंट हो सकते हैं 5 के 0 8 7, तो 8 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर के 7 तक के टोटल 8 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब 0 का एक्सपोनेंट फिक्स हो गया, 2 का एक्सपोनेंट फिक्स हो गया 0 1 से, और 5 का एक्सपोनेंट भी फिक्स हो गया 8 से। कुछ भी डाल दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो भी आएगा वो हमेशा 4 लैम्डा +1 फॉर्म का ही आएगा। अब आ जाते हैं 7 के बारे में जब हम बात करेंगे तो 7 का जो एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 8 -1 की पावर समथिंग, और आप इसको बोल सकते हो ये हो जाएगा या तो ये होगा 8 लैम्डा +1 फॉर्म का या 8 लैम्डा -1 फॉर्म का। और 8 लैम्डा को हम फिर से लिख सकते हैं 4 लैम्डा डैश +1, क्योंकि 8 लैम्डा 4 लैम्डा डैश हो जाएगा। ऐसे 8 लैम्डा -1 जो है वो 4 लैम्डा डैश -1 हो जाएगा। डिपेंड किसको करेगा, एक्सपोनेंट पे, कि एक्सपोनेंट आपका इवन है या ऑड है। तो अगर एक्सपोनेंट आपका ऑड है, सॉरी इवन है तो 4 लैम्डा +1 फॉर्म का हो जाएगा, और ऑड है तो 4 लैम्डा -1 फॉर्म का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमारी 2 चॉइसेस है, और क्योंकि 7 का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 10, और 10 में अगर हम देखें तो मेरे पास 11 चॉइसेस है, 0 से लेकर के 10 तक 11 चॉइसेस है। इसमें से ऑड वाली चॉइसेस कितनी है हमारी 5, कौन कौन सी 1 3 5 7 9, और मेरी इवन वाली चॉइसेस कितनी है दैट इज 6 0 2 4 6 8 10। अंकुश यहाँ तक देखो, बाकी लोग यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यस सर यस सर। यस सर। तो अब मैं यहाँ तक तो क्लैरिटी होगी कि जब मैं डिवाइजर में जा रहा था तो मुझे ये क्लैरिटी तो आ गई कि 2 का जो एक्सपोनेंट है ये भी फिक्स हो गया दैट इज 0, एक तरीके से फिल होगा। जो 3 का एक्सपोनेंट है उसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इवन की या तो ऑड की। तो 3 की पावर है टोटल कितनी थी, 3 की पावर 5 है। तो यहाँ पर जो चॉइसेस है ऑड के आ जाएंगे 1 3 5, और इवन के आ जाएंगे 0 2 4। 5 की पावर में जब हम जा रहे थे तो मेरे पास, सॉरी 5 के एक्सपोनेंट की जब हम बात कर रहे थे तो 5 का जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर 7 थी, तो इसमें तो 0 से लेकर के 8 7 तक 8 चॉइसेस आ जाएंगे टोटल, तो इसमें 8 चॉइसेस फिक्स है। और जब हम 7 की बात कर रहे थे तो इसमें इवन के आपके आ रहे थे 5 चॉइसेस, और ऑड के 5 चॉइसेस, और इवन के आ रहे थे 6 चॉइसेस। अब मुझे पता है कि जब मैं आंसर निकालूंगा नंबर ऑफ वेज, तो मेरा को ये पता है कि 2 का एक्सपोनेंट के लिए 1 चॉइस है और 5 के एक्सपोनेंट के लिए 8 चॉइसेस है। बस मुझे जो भरनी है वो जो ध्यान से भरना है वो ये वाला भरना है और ये वाला भरना है। अब जरा मैं पहले लेता हूँ ऑड भरते हैं। 3 का एक्सपोनेंट अगर मैं ऑड लेता हूँ तो क्या होगा, तो 3 के एक्सपोनेंट पे फोकस करते हैं। अगर मैं ऑड ले रहा हूँ तो क्या होगा, तो अगर मैं ऑड लेता हूँ तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस आएंगी 3। मैंने यहाँ 3 चॉइसेस लिखी, ये मैंने लिखी है ऑड की, अगर ऑड एक्सपोनेंट में डालता हूँ तो। लेकिन जैसे मैं ऑड एक्सपोनेंट डालूंगा तो ये एक्सप्रेशन तो करिए 2 की पावर 0 1 ही हो गया है,
3 की पावर और डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का, ये ऑलरेडी 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का है। और ये इसमें अब ध्यान से देखना 4 लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा प्लस 1, ये 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 है, विच इज 4 अगेन लैम्डा माइनस 1। इनका प्रोडक्ट 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का है। और जब मैं जो चाहता हूँ 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का चाहता हूँ, तो मुझे अगला जो ये लेना तो पड़ेगा 4 लैम्डा माइनस 1 नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे आगे आगे। तो ये भी 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का लेना पड़ेगा। वो तब आएगा जब यहाँ पर भी ऑड लोगे पावर, यहाँ 5 हो जाएगी ऑड एक्सपोनेंट। और इस केस में आपका जो डिवाइजर आएगा 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का आएगा। दूसरा केस हो सकता है फिर से जब आप 8 पे आ उसका 4 लैम्डा प्लस 1 और उसका 4 लैम्डा प्लस 1 हो। एग्जैक्टली। तो अब उसकी चॉइसेस जो आ जाएंगी वो आ 3 जाएगी, इंटू 6 3 आ जाएगी फॉर इवन एक्सपोनेंट, वो 6। और वो आ जाएगी 6 फॉर इवन एक्सपोनेंट। और इन दोनों का सम कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अगर आप किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा तो मुश्किल है। और ऐसे ही 4 लैम्डा माइनस 1 भी सोचते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे तरह सोचोगे तो इससे ही हो जाएगा। सर एक बार वो नंबर ऑफ वेज में आपने जब ऑड सिलेक्ट करा था पहले, तो दूसरे वाले के लिए भी ऑड आएगा, वो बता दो कैसे देखा। देखो ये अगर तुम ऑड लेते हो, ये ऑड लेते हो, तो ये नंबर जो है वो 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का बनेगा, 3 की पावर। यस सर। ये तो 4 लैम्डा प्लस 1 है। इसका प्रोडक्ट करो ध्यान से, तो देखो 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 1 ही तो होगा। यस सर। इनका प्रोडक्ट 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का नंबर देगा। 4 लैम्डा माइनस 1 को अगर फिर से तुम 4 लैम्डा माइनस 1 दोगे तो 4 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। और 4 लैम्डा माइनस 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 लैम्डा हो जाएगा। ये पूरा मिलके फिर से हो जाएगा 4 लैम्डा, ये और ये, और फिर प्लस 1, 4 लैम्डा डैश प्लस 1 फॉर्म का हो जाएगा। ओके सर। इसीलिए मैंने यहाँ पर जब ऑड लिया है तो यहाँ पर भी ऑड ही लेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 4 लैम्डा प्लस 1 देगा, और ये तो 4 लैम्डा प्लस 1 है, तो 4 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 1 का प्रोडक्ट। ओके सर। तरीके से ये 4 लैम्डा प्लस 1, ये भी 4 लैम्डा प्लस 1, ये भी 4 लैम्डा प्लस, तब भी 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म का ही आएगा आपके पास रहेगा। और 4 लैम्डा प्लस 3 और 4 लैम्डा माइनस 1 एक ही बात होते हैं, वो तो आपको पता ही है, जनरल टर्म है, चाहे 4n प्लस 3 लिखो चाहे 4n माइनस 1 लिखो, एक ही बात होती है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में पीएनसी का थोड़ा सा मेंस भी हो गया है, थोड़ा सा एडवांस भी हो गया है, तो दोनों ही चीज़ें कवर हो गई हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो क्लास में सब कुछ नहीं पॉसिबल है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ ना वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, तो आप लोग ना ग्रुप में डाल दो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की थ्योरी पढ़नी है तो मैं वो वीडियो लेक्चर ही बना दूंगा, तो वो आप लोग आराम से